Hello friends, welcome to my channel Passion Education। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी जीपीएससी क्लास 1 टू PYQs की सीरीज़ में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं जीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई एग्ज़ाम क्लास 1 टू लेवल की उसके PYQs को कुछ इस तरीके से कि अगर उस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पर से फिर से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाता है तो आप उसको बिना हिचकिचाहट के सॉल्व कर सके। अब ये कैसे होगा? क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। जी हाँ, एक एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे हम, ताकि सिर्फ वो जो कहा जाता है ना PYQs को रेफ़र कर लीजिए, तो रेफ़र करना कैसे है वो आपको एक दिशा मिल जाए कि हाँ किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ताकि उस पे से अगर दोबारा कोई सवाल बनते हैं तो आप उसे बिना हिचकिचाहट के सही करके आएँ। अच्छा दोस्तों, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप आई एम वेरी श्योर जिनका ड्रीम होगा, जिनका एक मतलब टारगेट होगा कि भाई क्लास 1 टू लेवल की नौकरी पानी है, तो उन्हें पता होगा, उन सभी को पता होगा कि 7 मार्च को जीपीएससी के द्वारा क्लास 1 टू की 2024 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। 7 से 23rd लास्ट डेट है। ध्यान में रखना है, 100 रुपीज़ फीस है फॉर्म की, और प्लस आपको कंसेंट डिपॉजिट भी भरना होगा, वो भूलिएगा मत। बिना आखिरी डेट का वेट किए जितनी जल्दी हो सकता है आपके लिए उतनी जल्दी फॉर्म भर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जितनी जल्दी आप फॉर्म भर देंगे उतनी ही आप सीरियसली तैयारी करना शुरू कर देंगे। और मित्रगण, आप सभी को बता दूं कि डेट भी जो टेंटेटिव प्रीलिम्स की डेट होगी ना, वो भी जारी कर दी गई है, जो कि बताया गया है 28 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 28 अप्रैल, तो यानी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। इट्स लाइक कि आपका रिविजन मोड ही अब तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। और इस टाइम पे PYQs बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं आपके लिए, ताकि एटलीस्ट आपको पता चल सके कि आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप टेस्ट भी लगाते रहिए, साथ ही साथ में PYQs को भी रिवाइज करते चलिए दोस्तों। उसके लिए हमारा चैनल यानी पैशन एजुकेशन आप सभी की मदद के लिए हाजिर है। आप हमारी PYQs की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल के द्वारा चलाई जा रही जितनी भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ है, आप उन सब का भी लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए डिस्क्लेमर है कि क्वेश्चन 21 पे हम इसलिए हैं क्योंकि हम बाकी के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और हम डिस्कस कर रहे हैं 8/1/23 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी उसका पेपर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर मैं नहीं बोल पाती हूँ, बहुत ही मतलब बड़ा होता है, तो मैं 8/1/23 क्लास 1 टू लेवल का पेपर 2 बस इतना बोल देती हूँ, आपको वैसे भी क्लैरिटी मिल जाती होगी। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात कर लेते हैं। हाउ कैन अ टाइट बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी सिचुएशन इम्पैक्ट कंज्यूमर। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिमांड है ना कि आप इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझे कि भाई टाइट बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी सिचुएशन होती क्या है ये। तब अगर आपको वो पता होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना यहाँ पे, तो आप ये या इसके बदले कुछ भी ऑप्शन दूसरे, आप ये बैठे का बैठा ऑप्शन तो नहीं आने वाला है ना। आप एक अच्छे खासे लेवल की एग्ज़ाम के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो उम्मीद आप कर ही नहीं सकते हैं कि बैठे का बैठा इस तरीके का ही आ जाएगा। बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर के चल सकते हैं, जो कि आपकी मदद करे कि आप दूसरे क्वेश्चंस को टैकल कर सके। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, इट कुड लीड टू राइज इन ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड, इट कुड लीड टू राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर द कंज्यूमर। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है सी, बोथ 1 and 2। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी होती क्या है। Liquidity in the banking system refers to readily available cash that banks need to meet short-term business and financial need। यानी यहाँ पे सबसे पहले समझाया गया है लिक्विडिटी, तरलता जिसे कहा जाता है कि बैंक के पास ऐसे कौन से असेट यानी मिलकत अवेलेबल है जिसको वो तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, तो उसी को कहा जाता है लिक्विडिटी। ठीक है, जैसे कि बैंक बैलेंस हो गया, अगर आप एज अ पर्सन हैं तो आपकी लिक्विडिटी कैसे चेक होगी, आपका बैंक बैलेंस
बैंक से आप तुरंत पैसे निकाल सकते हैं, वो कैश में हो जाएगा। आपके पास जो दूसरी असेट्स हो सकती है, गोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो भी उसे भी आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों की बात हो रही है कि इसे कहा जाता है, इसको लिक्विडिटी के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। ऑन अ गिवन डे फॉर बैंकिंग system is a net borrower from RBI under liquidity adjustment facility, the system liquidity can be said to be in deficit, and if the banking system is net lender to RBI, the system liquidity can be said to be in surplus। तो अगर किसी दिन ऐसा होता है जहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है यानी जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से उनको पैसे बोरो करने पड़ रहे हैं फिनेंशियल किसी नीड की वजह से, तो उन्हें आरबीआई के पास से बोरो कर रहे हैं पड़ रहे हैं सॉरी बोरो करने पड़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन को कहा जाएगा कि हाँ पे जो लिक्विडिटी सिस्टम है वो डेफिसिट में चला गया है। जबकि किसी ऐसे दिन जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम यानी बैंक हमारी क्या हो जाती है, नेट लेंडर, यानी वो आरबीआई को देती है अपने पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे वहाँ पे जमा कर दी। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने वाली है कि आरबीआई को बैंकों से लेना पड़े, बट एक अच्छा जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने पैसे रखते हैं बैंक में, वैसे बैंकों के पास जब सरप्लस पैसे होते हैं ना, ज़्यादा पैसे हैं, तो वो आरबीआई अपने पास रखने से बेहतर है वो कहीं ना कहीं दे दे। और सबसे अच्छी जगह आरबीआई हो सकती है अगर इंटरेस्ट रेट उनका सही है तो बैंक्स क्या करेंगे, आरबीआई के पास रख देंगे। सो दे बिकम नेट लेंडर एज बिकॉज उनके पास अमाउंट सरप्लस है, तो इससे लिक्विडिटी सिस्टम सरप्लस पे चली जाएगी। ये जो एलएफ है, liquidity adjustment facility, it refers to RBI's operation through which it injects or absorbs liquidity into or from the banking system। So liquidity adjustment facility के तहत ही आरबीआई क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको इंजेक्ट कर सकता है या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और टाइट लिक्विडिटी कंडीशन, अब जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, आशा करती हूँ कि आपको लिक्विडिटी क्या होती है, बैंकिंग सिस्टम के तहत लिक्विडिटी क्या हो सकती है, वो सब क्लियर होगा। अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज टाइट लिक्विडिटी कंडीशन। A tight liquidity condition could lead to rise in the government security yields and subsequently lead to rise in interest rate for consumers too। RBI may increase repo rate which can lead to higher cost of funds। Banks will increase their repo-linked lending rates and marginal cost of funds-based lending rate, to which all loans are linked to this rise will result in higher interest rate for the consumers। So दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट हम उस रेट को कहते हैं जिस रेट के ऊपर जो आरबीआई है वो बैंकों को पैसे देता है। ठीक है, जैसे आपको लोन की ज़रूरत होती तो आप बैंक के पास जाकर के पैसे लेते हैं लोन के तौर पे, और उसके लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी जितनी अमाउंट आपको लोन के तौर पे मिली है वो तो देनी ही है बैंक को, बट उसी के साथ आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। उसी तरीके से अगर बैंकों को ज़रूरत पड़ती है तो बैंक आरबीआई के पास से तो लेते हैं, बट उनको कुछ इंटरेस्ट रेट के तहत पैसे देने होते हैं, तो वही उसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहा जाता है। सो अगर रेपो रेट इंक्रीज़ किया जाता है यानी इसका मतलब ये होगा कि जितने भी बैंक है बैंकिंग सिस्टम के अंदर उनको जो फंडिंग मिलने वाली है उसका कॉस्ट बढ़ गया अब तो, ठीक है, क्यों, वो आरबीआई से पास से लेकर के दे रहे हैं तो उनका कॉस्ट बढ़ गया, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, आपसे भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को टाइट लिक्विडिटी कंडीशन कहा जाता है। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर से कमेंट करके पूछिएगा। देखिए दोस्तों, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। चैनल का नाम इसीलिए रखा है कि पैशन एजुकेशन आपके मन में होना चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए कोई भी चीज़ को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के। और अब तो बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा आपके पास कि आप डीमोटिवेट हो या कोई भी नेगेटिविटी अपने आसपास भी भटकने दें, है ना। बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों। सीरियस से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं 244 पोस्ट निकली है, 244 पोस्ट है, उसमें से एक जो है ना वो आपके नाम की होनी चाहिए। मेहनत बस वैसे करते चलिए सीरियसली। अब आपके पास वक्त ही नहीं है कि आपको कोई आके कहे कि आप सीरियस हो जाओ, यू हैव टू बी। अब मतलब मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है कि प्रेशर स्ट्रेस लीजिए,
मज़े से पढ़िए, अपना 100% दीजिए दोस्तों। इसी दौरान हमारे कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे कि भाई मतलब मेरा ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चाहेंगे तो आप सब कर लेंगे। ये जो विल पावर होती है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है। आप चाहेंगे आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे दोस्तों, विश्वास रखिए मेरी इन बातों पर और अपने ऊपर कि आपकी चाहत वो चीज़ है। आप चाहेंगे तो हो जाएगा, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपना काम हर दिन उसी रूटीन को फॉलो करते हुए करते रहिए। रिजल्ट आपको देखने को पक्के से मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन. Secondly, it officially commenced operation on 1st January 1995 under the Marrakech Agreement. And third, after WTO came into existence, General Agreement on Trade and Tariff case to exist. आपको बताना है इन सभी में से दिए हुए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी 1 और 2। दोस्तों जितनी भी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो उनके बारे में उनकी हिस्ट्री कैसे बिल्डअप हुए, कौन से मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, मेजर फंडिंग, मेजर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, वो मेजर एग्रीमेंट्स क्या रहे हैं, प्लीज़ उसे पढ़ के जाइएगा, आपको मदद करेगा एक एक मार्क्स फैचअप करने के लिए। आई होप सो आपको इस बार का वैसे प्रीलिम्स का पेपर क्लियर होगा अकॉर्डिंग टू नए जो न्यू रूल्स आए हैं उसके हिसाब से। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, सॉरी यार थोड़ी ज़्यादा ही वो जो है ना ज़ुबान फिसल जा रही है, कुछ भी निकल रहा है। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ट्रेसेस इट्स origin to 1944 Bretton Woods Conference, which laid the foundation for the post-World War II financial system and established two key institutions, the International Monetary Fund and the World Bank. The conference delegates also recommended the establishment of complementary institutions to be known as International Trade Organization, which they envisioned as the third leg of the system. In Havana in 1948, the UN Conference on Trade and Employment concluded a draft charter for the ITO, also known as Havana Charter, which would have created extensive rules governing trade, investment, services, and business and employment practices. The Havana Charter never entered into force, primarily because the US Senate failed to ratify it. As a result, the ITO was stillborn. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 1994 के अंदर जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके तहत पता होगा कि दो इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ था, दैट इज़ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। और उसी के तहत ही तीसरे के भी बारे में बात चल रही थी, दैट इज़ ITO। हालांकि वो तब हुआ नहीं था, फाइनलाइज नहीं किया गया था। और 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरा होता है हवाना चार्टर 1948 के अंदर, हवाना के अंदर। और क्या तय किया जाता है कि भाई ITO इस तरीके का करके कुछ बनाया जाएगा। पर हवाना चार्टर कभी भी फोर्स में नहीं आ सका बिकॉज US के जो सेनेट है उन्होंने उसको रेक्टिफाई नहीं किया था। सो गट that is GATT, General Agreement on Tariff and Trade, became the only multilateral instrument governing international trade from 1948 until WTO was established in 1995. The very round conducted from 1987 to 1994 culminated into Marrakech Agreement, which established the World Trade Organization. तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन कहा गया था कि मार्केस एग्रीमेंट से ये कर इस्टेब्लिश किया गया है, तो ऑब्वियसली वो करेक्ट है। तो जो बात की जा रही है द GATT 1994 is an international treaty binding upon all WTO member. It is only concerned with trading goods. ये लाइन ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा गट है दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, वो कंसर्न है सिर्फ ट्रेडिंग गुड्स के साथ। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस ऑफ WTO की। तो सबसे पहले आ जाता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये यूजुअली 2 साल में मीटिंग करती हैं। जो दूसरी गवर्निंग बॉडी है वो जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल इज द WTO's
highest level decision making body located in Geneva, meeting regularly to carry out the function of the WTO। तो हमने आगे देखा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो हर 2 साल में मिलते हैं, जबकि जो एवरी डे टू डे वर्किंग के लिए जनरल काउंसिल है, जनरल काउंसिल अंडर डिफरेंट रूल्स भी मीटिंग करते हैं एज अ जनरल काउंसिल, एज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एंड एज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, WTO के तहत कोई दो देश हैं जिनके बीच में ट्रेड को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो गया है तो वो यहाँ पे ला करके रिजॉल्व कराने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ए कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए ये फॉर्मूला ही ले ली है नेशनल एक्सपेंडिचर की। सो नेशनल एक्सपेंडिचर की जो फॉर्मूला होती है वो यूज़ की जाती है टू कैलकुलेट अ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस इन ब्रैकेट X माइनस M, वेर C इज कंजप्शन। तो यहाँ पे से आप देखते चले जाएंगे, इस फॉर्मूला के हिसाब से ही आपके ऑप्शन में लिखा गया है क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। तो C इज कंजप्शन, I इज फॉर इन्वेस्टमेंट, G is for government spending, X is for export and M is for import. Question number 24. Consider the following statement regarding neobanks sometimes seen in the news. First, neobanks are financial institutions with only an online presence and function digitally. Second, neobanks have to apply for banking license with RBI. Third, neobank offer banking service like saving accounts, more loan and डेबिट कार्ड्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1 एंड 3, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज नियो बैंक हैव टू अप्लाई फॉर अ बैंकिंग लाइसेंस विद RBI, दैट इज रॉन्ग। चलिए आइए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम नियो बैंक के बारे में। दोस्तों सो अ नियो बैंक इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बैंक विदाउट एनी ब्रांचेस। तो इसका कोई ब्रांचेस तो नहीं होते हैं, ये इनका डिजिटल प्रेजेंस माना जाता है, बट रैदर देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, नियो बैंकिंग इज एंटायरली ऑनलाइन। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि नियो बैंक ऐसे बैंक है जो एंटायरली उनका प्रेजेंस सिर्फ ऑनलाइन होता है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो नए कॉन्सेप्ट्स उभर करके आ रहे हैं मार्केट के अंदर इकोनॉमी को लेकर के, अलग अलग जो अब जब नई बीमारियां आती है तो ये सारी ही चीज़ों को आपको टच कर करके जाना है। ठीक है, मतलब इन सबको पढ़ करके जाना है। Neobank are financial institutions that give customers a cheaper alternative to traditional bank. They leverage technology and AI, artificial intelligence, to offer personalized service to consumer while minimizing operating cost. तो ये क्या करते हैं, दे मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी AI, जिससे ये उनका कॉस्ट भी मिनिमाइज होता है, बिकॉज फिजिकल प्रेजेंस उन्हें रखनी नहीं होती है, जिससे बहुत सारा कॉस्ट उनका जाता नहीं है। सो इसके बारे में बात कीजिए। प्लस ये जितने भी कस्टमर हैं उनको पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। इन इंडिया दिस फर्म डू नॉट हैव अ बैंक लाइसेंस ऑफ देयर ओन बट रिलाई ऑन बैंक पार्टनर टू ऑफर लाइसेंस सर्विस। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ इंडिया के अंदर इनका बैंकिंग लाइसेंस उनको खुद को नहीं मिलता है, इससे उनको रिलाई करना पड़ता है अपने बैंकिंग पार्टनर्स के ऊपर। दैट्स बिकॉज RBI डज नॉट अलाउ बैंक्स टू बी 100% डिजिटल येट। तो इंडिया के अंदर कोई भी बैंक एरिया अभी 100% तरीके से सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंट हो वैसा अलाउ नहीं किया है, इसीलिए जो कुछ बैंक्स होगी वही अपने तहत कोई सर्विस स्टार्ट करेंगे और वो ऑनलाइन किया जाएगा। The RBI remains resolute in prioritizing banks' physical presence and has spoken about the need of digital banking service provider to have some physical presence as well। तो ये यहाँ पे RBI ने कहा है कि वो मानते हैं, वो प्रायोरिटाइज करते हैं बैंक को फिजिकल प्रेजेंस रखने के लिए। इवन जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे भी वो आग्रह करते हैं कि वो फिजिकल प्रेजेंस रखें। अब कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि कौन से ऐसे नियो बैंक है। जैसे रेजोर पे का नाम आपने सुना होगा, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त जुपिटर, नियो ओपन एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 25, रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड 75 DBU, that is digital banking unit, to the nation. The digital banking product and services offered by digital banking units are: first, fixed deposit and recurring deposit account; second, debit card and credit card; third, mass transit system card; fourth, UPI और UPI QR कोड। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1 2 3 4, सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे बात कर लेते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। अच्छा दोस्तों,
अब हर बार वैसे ही मैं बताती हूँ, पर जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन आपको डीप में समझाती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो। कई बार ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कमीशन के द्वारा कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो उस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई ऐसे पर्टिकुलर स्कीम जो एक पर्टिकुलर स्टेट के रिलेटेड हो, उस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चे में रही हो, तो आप हर चीज़ नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड पढ़िए, डेप्थ में जा कर के पढ़िए, क्लैरिटी रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा डेप्थ में लेने की कोशिश की है, जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मदद करेंगे, आगे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमने डिस्कस नहीं किया था, सो ये थी उसकी वजह। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी। सो दोस्तों, यहाँ पे जो IMFC है उसके बारे में बात की जा रही है। हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। IMFC एडवाइजेस and reports to IMF Board of Governors on the supervision and management of international monetary and financial system. Second, the sizes and composition of IMFC mirrors that of the executive board of IMF. And third, the IMFC operates by consensus, including on the selection of its chair. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों, IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं। द IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय 2 मिनिस्ट्रियल कमिटी, दैट इज IMFC इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी एंड सेकंड डेवलपमेंट कमिटी है। अगर बात करें IMFC की, तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी इज मिनिस्ट्रियल लेवल कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. It advises the IMF Board of Governors on managing the international financial system. The IMFC meets twice a year. Question number 27. Consider the following statements. Number 1. The Reserve Bank of India Act 1934 gives RBI the sole right to issue banknotes in India. Second, any change in design of currency note has to be approved by the RBI Central Board and Central Government. Third, the RBI's Department of Currency Management, headed by the RBI Governor, has the responsibility of administering the core function of the currency management. So यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, दैट इज़ 1 and 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन April 1, 1935। मैं कुछ चीज़ें अंडरलाइन करते चलूँगी जो कि आपको नोट करनी है और याद भी रखते चलनी है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ RBI Act 1934, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बट वॉज परमानेंटली मूव्ड इन टू मुंबई इन 1937। तो ध्यान में रखिएगा, पहले जब इनिशियली स्टार्ट किया गया तो कैलकाटा में था और उसके बाद 1937 में उसको मुंबई में शिफ्ट किया गया। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सीट्स एंड वेयर द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड। सो ये पहले जो RBI था वो प्राइवेटली ओन किया जाता था सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949। सो ये 2 ईयर याद रखना है, 1934 में इस्टेब्लिशमेंट, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। द रिजर्व बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1949. It implements and monitors the monetary policy and ensure price stability while keeping in mind the objective of growth. So ये प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, क्या चीज़ को ध्यान में रखते ही, ग्रोथ की ग्रोथ भी होनी चाहिए, है ना। An amendment to RBI Act 1934 was made in May 2016, providing the statutory basis for implementation of flexible inflation targeting framework. दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, 25 मिनट यहीं पे हो गई है, अब थोड़ा और जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। अब बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन जो डिस्कस हो रहे हैं उनमें नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, तो इसलिए उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक GPSC UPSC क्लास 1-2 लेवल के एग्ज़ाम के लिए और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी, अगर आप रेलवे, बैंक्स वगैरह सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC, तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इट वाज क्रिएटेड इन 2016, ध्यान में रखिएगा।
It was created to bring transparency and accountability in deciding monetary policy. MPC determines the policy interest rate. तो क्या ये कमेटी क्या डिसाइड करती है? पॉलिसी इंटरेस्ट रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, जिसके तहत वो इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव कर सके. इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रखा गया है? 4% होना चाहिए, ±2 टॉलरेंस है. ठीक है, 4 से ज़्यादा जाएगा तो वहाँ पे जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है उसके तहत ऊपर नीचे किया जाएगा. कमेटी कंप्राइजेस ऑफ 6 मेंबर. ये याद रखना है दोस्तों, कितने मेंबर होते हैं कमेटी के अंदर? 6 मेंबर. कहाँ से लिए जाता है? वेयर गवर्नर RBI एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन. 3 मेंबर आर फ्रॉम RBI एंड 3 आर फ्रॉम गवर्नमेंट. ध्यान में रखिएगा, 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट में से होते हैं, 3 RBI के पास से. इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट टू बी वंस इन अ 5 ईयर. इट इज़ सेट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद दी RBI. ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट होता है, जो कि अभी 4% चल रहा है, वो हर 5 साल में सेट किया जाता है. 2016 से ये नियम लाया गया है, तो हर 5 साल में सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद दी RBI. दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. फैंटम FDI समटाइम सीन इन द न्यूज इज डिस्क्राइब्ड एज A. Investment done in greenfield project. B. Investment done by high net worth individual. C. Investment that pass through empty corporate shells. D. None of the above. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है C. अब यहाँ पे फैंटम FDI जो उस टाइम पे ना एक नया कॉन्सेप्ट के तौर पे, मतलब नया कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूँगी, बट हाँ उस टाइम पे बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था ये टॉपिक. उसके बारे में जान लेते हैं. फैंटम FDI एज आइडेंटिफाइड बाय द IMF इज अ टाइप ऑफ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टाइप है, बट क्या दैट इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिटवीन फर्म्स बिलोंगिंग टू द सेम मल्टीनेशनल ग्रुप. ठीक है, तो ये एक तरीके का FDI है जिसके तहत जो 2 फर्म्स हैं जो एक ही सेम मल्टीनेशनल ग्रुप के तहत आती हैं, उसकी 2 फर्म हैं. एग्जाम्पल कर लेते हैं कि XYZ ये एक मल्टीनेशनल ग्रुप है. इसकी एक फर्म है A जो कि है इंडिया में, और उसकी दूसरी फर्म है B जो कि है श्रीलंका में. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है FDI को लेकर के, उसे फैंटम FDI कहा जा रहा है. बट फैंटम FDI में थोड़ा और चीज़ हम ले लेते हैं कि ये क्या होता है. दे ऑफन पास थ्रू एम्प्टी कॉर्पोरेट शेल्स और टैक्स हेवंस विथ लिटल टू नो रियल बिजनेस एक्टिविटी. ये मैं ज़रा इसे हटा लेती हूँ. ओके, पर्पस देख लेते हैं. कंपनीज एंगेज इन फैंटम FDI टू एक्सप्लॉइट लो कॉर्पोरेट टैक्स regime in certain countries, allowing them to conduct holding activities, manage intangible asset or conduct intra-firm financing. This result in reduction of their global tax bill and distortion of FDI statistics. ठीक है, इससे ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक देश में FDI बहुत ज़्यादा जा रहा है, बट शायद इसलिए भी था क्योंकि कंपनीज क्या चाहती हैं, टैक्स बचाना चाहती हैं. सो ये था फैंटम FDI का कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 29. अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जब बात हो जाती है किसी भी चीज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, तो बस सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी को लेकर के, तो उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा सो आप आसानी से उसके ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे. So A है fiscal deficit would be 0, B है the government does not have right to print currency, C है central bank does not control money supply, D है balance of payment is 0. So यहाँ पे correct option हो जाता है balance of payment is 0. ऐसा क्यों? ठीक है, क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये कैसे हो जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 और बाकी के स्टेटमेंट गलत है? कैसे? तो समझते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों. So a closed economy is one that has no trading activity with outside economy. So एक ऐसा देश जिसका ट्रेडिंग एक्टिविटी किसी दूसरे देश के साथ नहीं है, उसी को कह दिया जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी. द क्लोज्ड इकोनॉमी इज देयरफॉर एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट. ऑब्वियसली वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए ना, दूसरों से लेने की ज़रूरत है ना. तो विच मीन्स नो इम्पोर्ट्स कम इन टू कंट्री एंड नो एक्सपोर्ट्स लीव द कंट्री. ना कोई इम्पोर्ट होता है ना कोई एक्सपोर्ट होता है. द गोल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी इज टू प्रोवाइड डोमेस्टिक कंज्यूमर विद एवरीथिंग दे नीड फ्रॉम विद इन द कंट्रीज बॉर्डर. द नीड फॉर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड elsewhere that play a vital role as input to final goods make closed economy
inefficient. A government may close off a specific industry from international competition through use of quota, subsidies and tariffs. इन रियलिटी ऐसे कोई भी नेशन नहीं है अब जो कि कम्प्लीटली एक क्लोज इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हो। दोस्तों आपने अपना सब्र का बांध बनाए रखा, अभी तक सारी चीज़ें आप समझते गए, आशा करती हूँ बहुत मज़ा आया होगा। हम लास्ट क्वेश्चन पे आ पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हार्ड करेंसी इज द वन विच A is abundant in the foreign exchange market trade, B is relatively stable through a short period of a time with a high level of liquidity, C does not change its value relative to movements in the international market, D is not convertible to SDR that is special drawing rights। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है B, इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हार्ड करेंसी के बारे में। सो हार्ड करेंसी इज़ एन इंटरनेशनल करेंसी इन विच द हाइएस्ट वेट इज शोन and is needed by every economy. The strongest currency of the world is one which has high level of liquidity, जिसकी हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी हो, जो हर जगह जिसकी मान्यता हो। अगर आपके पास डॉलर है तो उसके हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी, कहीं पे भी आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है, आपकी जो भी कंट्री है उसकी करेंसी के अंदर। Basically the economy with the highest as well as highly diversified exports that are compulsive imports for the other countries as of high level technology, defense product, life saving medicines and petroleum products will also create high demand for its country in the world and become their hard currency। ठीक है, तो ऐसी करेंसी, ऐसी जिस पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी हर पूरी दुनिया में जिनकी डिमांड, सॉरी थोड़ा सेंटेंस फ्रेमिंग में गलत हो गया, तो एक पर्टिकुलर कंट्री जिसकी करेंसी पूरी दुनिया में हाई डिमांड पे है उसी को हार्ड करेंसी कहा जाता है। लोगों को उस पर पूरा फेथ होता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कैर अप टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द बेस्ट हार्ड करेंसी वॉज पाउंड स्टर्लिंग ऑफ UK, but soon it was replaced by US dollar. Some of the best hard currency of the world today are US dollar, euro, Japanese yen, UK sterling, pound. Meanwhile, by late 2015, IMF also allowed the SDR to be denominated in Chinese yuan, paving the way for a new hard currency to be implemented in 2016. So ये सारी हार्ड करेंसी के एग्जांपल दिए गए हैं एंड यही था हार्ड करेंसी का कॉन्सेप्ट दोस्तों। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, चीज़ें समझने को मिली होगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट्स रह जाता है दोस्तों बिना हिचकिचाए कमेंट्स कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इस चैनल पे मज़ा आ रहा है, पढ़ाई करते हुए आपको लग रहा है ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।